इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुने। अनिरुद्ध, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही तुमने मुझे विकी के साथ देख लिया और तब से हमारा सिर्फ झगड़ा हो रहा है। तुम प्लीज़ यह सब भूल जाओ। हम एक नई शुरुआत करते हैं नए रिश्ते के साथ, और मेरा विश्वास करो, करण को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। सेट आप मोनाली, तुम कितनी बेशर्म हो। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं करण को धोखा देने के बारे में सोचूंगा भी। ये तो अच्छा है कि तुम लड़की हो, नहीं तो तुम्हें ऐसी थप्पड़ लगाता कि किसी को धोखा देने के बारे में तुम सोचती भी नहीं। अनिरुद्ध गुस्से में खड़ा होते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? लड़के पागल हैं मेरे पीछे और तुम हो कि मुझे मना कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी असलियत नहीं जानते ना। पर अब बहुत हो गया। अब करण के सामने तुम्हारे ये असली चेहरा लाने का वक्त आ गया है। मिस मोनाली, तुम मेरी असलियत सामने लाओगे तो फिर ठीक है, पर याद रखना कि तुम जो ये मुझे इतनी कड़क अकड़ दिखा रहे हो ना, मैं उसे ऐसे तोड़ूंगी कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मोनाली से टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है वो तुम्हें तब समझ में आएगा। मोनाली गुस्से से बोली और फिर जाने लगी। अनिरुद्ध उसे गुस्से से घूर रहा था। अनिरुद्ध ने उसे मजा चखाने के लिए मार्बल्स लिए और उसके पैरों के पास फेंके। मोनाली की हाई हील्स सैंडल के नीचे मार्बल्स आते ही उसका पैर फिसला और वो मुंह के बल गिरी। अनिरुद्ध यह देखकर बहुत हंसी आई। वो हंसता हुआ उसके पास गया और बोला, अरे रे मोनाली जी, आप तो गिर गई। ओह सॉरी, आप तो पहले से ही गिरी हुई हैं। इतना बोलकर अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। तुम्हें तो मैं देख लूँगी, मिस्टर अनिरुद्ध ओबराय, मोनाली गुस्से में तिलमिल होती हुई बोली। संजना और सौरभ अनिरुद्ध की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। क्या सीन रहा होगा, वो काश मैं रहा होता यार, सौरभ हंसते हुए बोला। अनिरुद्ध यह सुनकर मुस्कुराया। मैंने ऐसी लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी। संजना को भी मोनाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस दिन हमारे दोस्त सनी का बर्थडे था और उसने पब में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। करण कुछ काम से बाहर गया था और वो सीधा रात की पार्टी में आने वाला था। अनिरुद्ध ने आगे की बात बतानी शुरू की। अनिरुद्ध ने सब बात मुझे बताई और हम दोनों ने पार्टी में करण को सब बताने का डिसाइड किया। पर हमें क्या पता था कि उस रात पब में जाना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सौरभ के चेहरे पर डर की परछाई घिराई थी। हाँ संजू, मोनाली ने मुझसे बदला लेने के लिए इतना घटिया प्लान बनाया होगा, उसका हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैं चाह कर भी भुला नहीं सकता। क्या हुआ था उस रात? अनिरुद्ध, संजना ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अनिरुद्ध की बात सुनकर संजना की भी घबराहट बढ़ गई थी। क्या हुआ था अनिरुद्ध उस रात में और सौरभ पार्टी में करण का वेट कर रहे थे, पर करण अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं था। हमने कई बार करण को कॉल लगाया पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। अनिरुद्ध ने आगे बताना शुरू किया। हाँ, और फिर मैंने अनिरुद्ध से कहा कि चलो करण आए तब तक ड्रिंक पीते हैं, और अनिरुद्ध के मना करने पर भी मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। हम तीनों ने एक ही साथ वो ड्रिंक पी थी, पर सौरभ आगे कुछ बोले उससे पहले ही अनिरुद्ध ने कहा कि मेरी ड्रिंक में उसने कुछ मिला दिया था और इस वजह से मेरा सिर चकराने लगा। मैंने अपना कंट्रोल ही खो दिया था। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। वो मोनाली थी, है ना? संजना तुरंत बोली। हाँ संजू, मोनाली मुझे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर मोनाली मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे रोक रहा था। उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे मैं उसका साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए अपने एक फ्रेंड से बात करने गया, उतने में ही मोनाली अनिरुद्ध को ले गई। जब मुझे अनिरुद्ध नहीं दिखाई दिया तो मैं उसे हर तरफ ढूंढने लगा। तभी करण वहाँ पहुँचा। करण को मैं कुछ कहता उससे पहले मोनाली का फ़ोन आ गया। सौरभ की नज़रों के सामने वो सब फिर एक बार जैसे लौट आया था। करण सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, सौरभ ने करण के पास जाते हुए कहा। तभी करण का फ़ोन बजा। 1 मिनट, मोनाली का कॉल आ रहा है। करण ने सौरभ को रोककर मोनाली का कॉल उठा लिया।
करण प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। अनिरुद्ध ये क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो। करण जल्दी आओ, मैं ऊपर हूँ, मोनाली रोती हुई बोल रही थी और तभी फ़ोन कट हो गया। करण ये सुनते ऊपर की ओर भागा। सौरभ भी उसके पीछे भागा। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कमरा अंदर से लॉक था। करण ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। उन दोनों ने देखा कि करण मोनाली के बहुत ही करीब था और उसने मोनाली का हाथ पकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध, करण जोर से चिल्लाया। ये सुनते ही मोनाली हाथ छुड़वाकर करण को जाकर लिपट गई। ये सब क्या हो रहा है अनिरुद्ध, करण गुस्से से बोला। ये सुनते ही करण ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर पीछे देखा। उसने करण का धुंधला सा चेहरा नजर आया। अरे करण मेरे भाई, ये देखो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे ज़बरदस्ती अपने करीब लाने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध नशे में धीरे धीरे करण के पास आता हुआ बोला। सेट अप अनिरुद्ध, मोनाली के खिलाफ अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा, करण चिल्लाकर बोला। करण मेरे भाई, तुम्हें धोखा दे रही है, तुम इसकी असलियत नहीं जानते हो, अनिरुद्ध ने करण के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी करण ने अनिरुद्ध को जोर से धक्का दिया। अनिरुद्ध धक्के की वजह से दूर जाकर गिरा। ये क्या कर रहे हो तुम करण, सौरभ ने कहा और वो तुरंत अनिरुद्ध के पास गया और उसे खड़ा करने लगा। अनिरुद्ध ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अनिरुद्ध, सच कह रहा है करण, ये लड़की धोखेबाज है, तुम नहीं जानते कि आज इसने क्या किया है। सौरभ गुस्से से मोनाली की तरफ देखा और कहा, मैं सब जानता हूँ सौरभ, मोनाली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो फिर तुम अनिरुद्ध पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या यह सब जानने के बाद तुम्हें अब भी लगता है कि मैं अनिरुद्ध पर भरोसा करूं? मेरी मोनाली को पैसों के दम पर अपना बनाना चाहता था और जब मोनाली ने मना कर दिया तो वही हरकतें कर रहा है। करण बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर सौरभ यह सुनकर हैरान रह गया। क्या बोल रहे हो तुम करण, अनिरुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इस छिपकली ने तुम्हें सब झूठ कहा है। जुबान संभल कर बात करो सौरभ, उसका नाम मोनाली है समझे, और तुम मेरे और अनिरुद्ध के बीच ना ही आओ, ये अच्छा होगा नहीं तो। करण इतना बोलते ही चुप हो गया। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ बताओ ना, क्या कर लोगे? इस अनिरुद्ध के साथ साथ हमारी भी दोस्ती खत्म हो जाएगी। करण के इतना बोलते ही सौरभ चुप हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दोस्त करण उसे ऐसा कुछ कहेगा। मेरे भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि इस दोस्ती का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं था और ना ही तुमने कभी इस दोस्ती का भरोसा किया था। दोस्ती जिसमें ना ही विश्वास हो ना ही प्यार हो, ऐसी दोस्ती ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सौरभ की आंखों से ये बोलते हुए आंसू निकल आए। उसने अनिरुद्ध को सहारा दिया और वहाँ से जाने लगा। अनिरुद्ध को अभी भी होश नहीं था, उसे ये भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ था। सौरभ के जाते ही करण जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। यह सब सुनकर संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनिरुद्ध और सौरभ का भी यही हाल था। संजना ने अपने आंसू पोंछे और अनिरुद्ध से पूछा, क्या अगले दिन तुमने करण से बात करने की कोशिश की थी? हाँ संजू, एक बार नहीं कई बार मैंने उसे सब सच बताया, पर उसने मानो कान ही बंद कर दिए थे। वो सच मानने को तैयार ही नहीं था। हर वक्त वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाता था और फिर एक पल ऐसा आया कि मैंने अपनी कोशिश के साथ उम्मीद भी छोड़ दी और फिर सेमेस्टर ख़त्म होते ही वो कॉलेज छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं अनिरुद्ध, अब करण फिर से वापस लौट चुका है और इस बार उम्मीद भी है और अब उसे पूरी करने में मैं पूरी कोशिश करूँगी। संजना ने अनिरुद्ध के हाथ पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, और इस बार किस्मत भी हमारे साथ है, सौरभ ने कुछ याद करते हुए कहा। अनिरुद्ध ने संजना ना समझी के भाव से सौरभ की तरफ देखने लगे। अरे सॉरी, मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गया था कि मोनाली इस वक्त दिल्ली में ही है। पहले मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा था कि मोनाली और करण साथ में, और करण दिल्ली में होगा तो मोनाली भी दिल्ली में ही होगी, पर वो दोनों तो अलग हो चुके हैं। सौरभ अपनी ही धुन में बताए जा रहा था और संजना और अनिरुद्ध अभी आश्चर्य के साथ सौरभ को देख रहे थे। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मोनाली दिल्ली में है? अनिरुद्ध के इतना पूछते सौरभ मुस्कुराया। जब विकी ने कॉल करके मुझे बताया था कि करण कनाडा में है, तब उसने मुझे मोनाली के बारे में पूछा था कि वो अब कहाँ है, तब मैंने ऐसे ही जानने के लिए शर्मा जी को कहा था कि वो इसके बारे में पता लगाए और कल ही उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। सौरभ की बात सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराया। शर्मा जी ना बहुत ही काम के हैं और अच्छे भी,
पर एक मिनट उन्होंने ये बात मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताई? अनुज सौरभ की ओर घूरता हुआ बोला। अब मुझे क्या पता, सौरभ ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने ही उनको कहा था कि हमारे हनीमून में हमें फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें। याद आया? इतना बोलकर संजना ने धीरे से अनिरुद्ध के माथे पर मारा। हाँ याद आया। उसमें मारने की क्या जरूरत थी? अनिरुद्ध माथे पर हाथ फेरता हुआ बोला। अब शादी की है तो मार तो खानी ही पड़ेगी। सौरभ हंसते हुए बोला। अच्छा ऐसा, अभी रुको तुझे बताता हूँ। अनिरुद्ध उठकर सौरभ के पास पहुँचे, उससे पहले ही सौरभ उठकर भागा। अभी रुक। अरे मैंने ऐसा क्या गलत कहा? यही ज़िंदगी की सच्चाई है मेरे दोस्त। ओके, अगर यही सच है तो मैं मीरा से कहूँगा कि वो शादी के बाद रोज़ तुम्हें मारे, और वो भी झाड़ू से। अनिरुद्ध भूल ही गया था कि सामने संजना बैठी है और वो सब सुन रही है। क्या? संजना यह सुनकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध और सौरभ रुक गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सॉरी भाई, अनिरुद्ध ने इशारे में सौरभ से कहा। ये सच है सौरभ, संजना थोड़ा कड़क आवाज़ में बोली। सौरभ ने घबराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरी मीरा के लिए तुमसे अच्छा और कोई जीवन साथी हो ही नहीं सकता। संजना खुशी के मारे उछलने लगी। यह देखकर सौरभ और अनिरुद्ध भी खुश हो गए और संजना के पास आ गए। तो फिर कब शहनाई बजवानी है? अभी कहाँ संजना? सौरभ थोड़ा उदास हो गया। पर क्यों? संजना भी शांत हो गई। अभी मुझे नहीं पता कि मीरा मुझे पसंद करती है या नहीं, तो उससे बताओ। पर उसने मना कर दिया तो? मना क्यों करेगी भला? एक काम करो, तुम जाते ही उसे बता दो। संजना एक्साइटेड होते हुए बोली। ओ जरा थम्भा मिस ओबराय, इतना इजी भी नहीं है, ऐसे नहीं मानेगी वो, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अनिरुद्ध ने संजना को रोकते हुए कहा। क्यों नहीं मानेगी? संजना ने अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहा। तुम मानी थी भला? याद है ना तुम्हारे पीछे मैं कितना भागा था, तब जाकर तुम मानी थी, और वो भी उस गुंडों की वजह से। नहीं तो पता नहीं हम अब कहाँ होते। अनिरुद्ध की बात सुनकर संजना उसे गुस्से से घूरने लगी। मतलब मुझे मीरा को गुंडों से बचाना पड़ेगा? सौरभ की यह बात सुनकर संजना और अनिरुद्ध हंसने लगे। अरे नहीं डफर, तुम्हें उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा, तभी तो वो तुमसे प्यार करेगी। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे अब ये भी हम बताएं मुझे? तुझे तेरा प्यार है, तू ही सोच इस बारे में। हाँ ठीक है, सौरभ में मुंह बिगाड़ता हुआ बोला। ओ नो, हम इस सब में एक बात तो भूल ही गए। संजना अचानक से बोली। क्या संजू? अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। कल होली है। संजना की बात सुनकर सौरभ और अनिरुद्ध खुश हो गए। ओ यार, कल तो होली है, और वो भी शादी के बाद की, हमारी पहली होली। अनिरुद्ध खुश होता हुआ बोला। हाँ, पर अनिरुद्ध मैं चाहती थी कि हमारी पहली होली हम पूरा परिवार साथ में मनाएं, और वो भी सबके आशीर्वाद के साथ। संजना थोड़ी मायूस हो गई। हाँ तो उसमें क्या, हम आज शाम की फ़्लाइट से ही दिल्ली चले जाते हैं। अब खुश? हाँ बहुत ही ज़्यादा खुश। थैंक यू अनिरुद्ध। संजना के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तो फिर ठीक है, तब तक तुम दोनों अपना हनीमून एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सौरभ वहाँ से चला गया। शाम को तीनों फ्लाइट से दिल्ली आने के लिए निकल गए और देर रात को ओबराय मैंसन में पहुँचे। अनुराधा जी अब भी सोई नहीं थी। वो हॉल में बैठी ही तीनों का इंतजार कर रही थी। आंटी आप अब तक सोई नहीं? अनिरुद्ध उनके पास आता हुआ बोला। अरे बच्चे तुम आ गए, चलो चलो कुछ खा लो पहले। अनुराधा जी तुरंत खड़ी होती हुई बोली। मम्मा हमने खाना खा लिया है और अब सोने जाना है, बहुत ही थक गए हैं। सौरभ अंगड़ाई लेते हुए बोला। ठीक है बच्चे, तुम जाकर आराम करो। आंटी वो मैं कह रही थी कि कल होली है तो मैं। संजना आगे कुछ बोलते उससे पहले अनुराधा जी बोली कि हमने तुम्हारे मायके में न्योता भेज दिया है संजू, हम कल साथ सब होली मनाएंगे। अनुराधा जी मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू आंटी। संजू खुशी के मारे अनुराधा जी के गले लग गई। जाओ बेटा अब सो जाओ, अनुराधा जी ने संजना के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर संजना और अनिरुद्ध सोने चले गए। सुबह हो चुकी थी। संजना देर से सोने के बावजूद भी जल्दी उठ गई थी। वो होली के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी उसे कुछ शरारत सूझी। उसने बाथरूम के दरवाजे के ऊपर बाल्टी रख दी जो रंगों वाले पानी से भरी थी। अनिरुद्ध जैसे उठा, संजना जल्दी से कमरे के बाहर चली गई और छिपकर अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध जब नींद में था, उसने जैसे बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बाल्टी का सारा पानी उसके ऊपर आया और एक झटके में उसकी सारी नींद चली गई। संजू, वो जोर से चिल्लाया।
बुरा ना मानो होली है, संजना वहाँ से जोर से बोली और हंसती हुई भाग गई। अनिरुद्ध यह सुनकर मुस्कुराने लगा। मिस संजना, अनिरुद्ध ओबराय, इसका बदला आपसे लिया जाएगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। फिर अनिरुद्ध फ्रेश होकर तैयार हो गया। उसने वाइट कुर्ता पैजामा पहना था, उस पर उसने एक रेड चुन्नी कमर पर बांधी और फिर नीचे चला गया। नीचे सब आ चुके थे। रागिनी जी, राजेश जी, मोहित, मीरा सब वहाँ मौजूद थे। अनिरुद्ध और संजना ने पहले सबके आशीर्वाद लिए, फिर सब बाहर आंगन में होली खेलने के लिए जाने लगे। संजना दादी के साथ ही जा रही थी ताकि अनिरुद्ध जाकर उसे रंग ना लगा सके, पर अनिरुद्ध उसकी सारी हरकतें समझ रहा था। कितना भी बच लो संजू, पहले मैं ही तुम्हें रंग लगाऊंगा। अनिरुद्ध ने संजना की नज़रों में झांकते हुए मन में कहा। अच्छा पतिदेव, देखते हैं कौन पहले रंग लगाता है। संजना भी मन में बोली और वहाँ से चली गई। चारों तरफ होली की धूम मची हुई थी। सब लोग मस्ती में नाचते हुए एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। इधर अनिरुद्ध संजना को ढूंढने में लगा था। अनिरुद्ध को अपनी तरफ आता देखकर संजना खंबे के पीछे छुप गई। इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगी तुम्हारे। अनिरुद्ध संजना की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ा, पर तब तक संजना भागकर भीड़ में घुस गई। अब बस हो गया ये पकड़म पकड़ाई का खेल। संजू, अब तुम देखो कैसे तुम मेरे पास दौड़ी दौड़ी आती हो। अनिरुद्ध ने कुछ अच्छा सा सोच लिया था। वहाँ आंगन में होली खेलने के लिए पानी का बड़ा सा हौज रखा गया था। अनिरुद्ध उसके पास गया। वह चारों और बहुत सारा पानी गिरा हुआ था। अनिरुद्ध ने झूठ मूठ का पैर फिसलने का नाटक किया और वहाँ पर गिर गया। ओ माँ, कितनी बार मना किया यहाँ पानी मत गिराओ, पर कोई सुनता कहाँ है। आउच, बहुत जोर की लगी है। अनिरुद्ध जोर से नाटक करते हुए बोला। यह देख कर सब वहाँ आ गए। अरे अनिरुद्ध, गिर कैसे गए तुम? बहुत ज़्यादा चोट लगी है क्या? अनुराधा जी चिंता करती हुई बोली। हाँ आंटी, बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। यह सुनकर संजना वहाँ भागती हुई आई। क्या हुआ अनिरुद्ध? अरे तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो? मैं बैठा नहीं हूँ संजू, यहाँ मैं फिसल गया और बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो हेल्प करो मेरी। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है? सौरभ ने पास खड़ी दादी से कहा। लग तो ऐसा ही रहा है, पर ये ऐसा क्यों कर रहा है? दादी अपने दिमाग पर जोर देती हुई बोली। कोई बात तो है, क्योंकि आज तक मैंने उसे ऐसा करते कभी नहीं देखा। पता है ना, एक बार ये पहले माले से गिर गया था, तब एक आउच भी उसने नहीं किया था। सौरभ को बचपन की बात याद आ गई थी। हाँ, और तुमने तो गिरने का पूरा घर सिर पर उठाया था, जबकि चोट उसे लगी थी। क्या दादी, आप भी? हम दोनों साथ ही गिरे थे, तो उसके साथ मुझे भी चोट तो लगेगी ना। आप तो हमेशा उसकी साइड लेते हो। सौरभ मुंह फुलाता हुआ बोला। हाँ हाँ, बस अब ज़्यादा मुंह मत बिगाड़ो, अभी यहाँ जो हो रहा है वो देखो। दादी की बात सुनकर सौरभ चुप हो गया। एक मिनट रुको, मैं हेल्प करती हूँ, संजना ने कहा और वो अनिरुद्ध के पास जाने लगी। संभल कर, नहीं चल सकते हो? आज के दिन ही चोट लगवा ली, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? संजना ने अनिरुद्ध को उठाते हुए कहा। अनिरुद्ध को संजना के चेहरे पर खुद के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ी ना जानबूझकर किया है। मैं अनिरुद्ध को अंदर ले जाती हूँ, आप सब होली खेलिए। संजना के कहने पर सब वापस चले गए, पर सौरभ और दादी थोड़े दूर खड़े होकर दोनों को देखने लगे। जैसे ही सब गए, अनिरुद्ध ने पास रखी थाली से रंग लिया और वो जैसे संजना को लगाने जा रहा था, संजना ने उसे धक्का दे दिया और धक्के की वजह से अनिरुद्ध पीछे रखे हुए पानी के होश में गिर गया। ये देखकर संजना हंसने लगी। अनिरुद्ध की चाल नाकामयाब हो गई। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चाल नहीं समझूंगी? संजना हंसते हुए बोली। दिस इज़ नॉट फेयर संजू, ये तुमने ठीक नहीं किया। बुरा ना मानो होली, इतना बोलकर संजना फिर से भागी। आज तो सबका बहाना बन गया है। बुरा ना मानो होली है, बुरा तो लगेगा ही नहीं। होली के दिन कोई दिल बदल नहीं जाता, वो तो वही रहता है जो दूसरे के दिन की तरह। आज क्यों बुरा ना लगे भला? सच है, नॉनसेंस थिंग्स। अनिरुद्ध बिगड़े हुए मुंह के साथ बड़बड़ करता पानी के होश से बाहर निकला। रुको संजू, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अनिरुद्ध ओबराय कौन है। इस तरफ संजना घर के अंदर गुजिया और कुछ नाश्ता लेने किचन में आई थी। वह सब लेने के बाद वो बाहर जा ही रही थी कि अनिरुद्ध ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया। आओ, कौन है? संजना अचानक से यह सब होने की वजह से चिल्लाई। सी, मैं हूँ। अनिरुद्ध ने संजना का मुंह बंद कर दिया। तुम ऐसे चोरों की तरह अपने ही घर में क्यों घूम रहे हो? तो तुमने मेरे पास दूसरा ऑप्शन कोई छोड़ा है क्या? यह सुनकर संजना चुप हो गई। अनिरुद्ध ने
अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे और संजना को घेर लिया। अब कहाँ बच के जाओगी? हाँ। अनिरुद्ध के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। संजना सिमटी हुई चुप खड़ी थी। लो, अनिरुद्ध ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, जिसमें लाल रंग था। यह देखकर संजना उसे घूरने लगी। लो और मुझे रंग लगाओ, अनिरुद्ध मुस्कुराता हुआ बोला। पर सी, कुछ मत बोलना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पहले रंग लगाओ, अनिरुद्ध संजू की बात काटते हुए बोला। संजना भी यह सुनकर मुस्कुराई। उसने रंग लिया और दोनों हाथों से अनिरुद्ध के दोनों गाल पर रंग लगाया। हैप्पी होली अनिरुद्ध, अब मेरी बारी, अनिरुद्ध संजना की आंखों में देखते हुए बोला। संजना ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। अनिरुद्ध ने संजना को अपनी और खींचा और उसे घुमाकर अपनी बाहों में भर लिया और अपने एक गाल से संजना के गाल पर रंग लगाया। हैप्पी होली संजू, अनिरुद्ध ने बहुत ही प्यार से कहा। दोनों इश्क के रंग में रंगे एक दूजे में खो गए। और इस तरफ किंजल और सीमा मासी अपने नए घर के मोहल्ले में होली खेल रहे थे। ओए किंजल, वहाँ देख, वहाँ कोई लड़का खड़ा है और वो भी बिना होली के रंगों में रंगे। किंजल की दोस्त आरती ने कहा, हाँ यार, होली के दिन ऐसे कोई कोरे चट्टे की तरह रहता है क्या? चल आज उसे हम होली खेलना सिखाते हैं। आज हमारे हाथों से कोई बचना नहीं चाहिए। किंजल अपनी पूरी गैंग को साथ लेकर उस लड़के की ओर जाने लगी। वो लड़का फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी किंजल ने एक बाल्टी उठाई और पूरा पानी उस लड़के की ओर फेंका। हैप्पी होली, किंजल जोर से चिल्लाई। वो लड़का पूरा पानी से भीग गया। थोड़ी देर तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अरे किंजल, लगता है ये तो बुरा मान गया। भाग आरती इतना बोलकर भागी वहाँ से। किंजल भी वहाँ से भाग ही रही थी कि स्टॉप, वो गुस्से से बोला। यह सुनकर किंजल के पैर वहीं जम गए। वो लड़का किंजल की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। पर उस लड़के को देखकर किंजल के होश ही उड़ गए और किंजल को देखकर उस लड़के के भी। करण, किंजल घबराती हुई बोली। तुम? करण उसे घूरता हुआ बोला। वो मैं, हाउ डे यू, मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? करण गुस्से में चिल्लाया। सॉरी, वो मुझे नहीं पता था तुम, मैं तो बस सेट अप, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो ना तुम। एक मिनट रुको, तुम्हें भी दिखाता हूँ। करण इतना बोलकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। किंजल डर के मारी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। करण की नज़र पास रखी बाल्टी पर गई। उसने भी बाल्टी उठाई और सारा पानी किंजल की ओर फेंका। किंजल तो हैरान रह गई। यह देखकर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हैप्पी होली, करण ने किंजल को घूरते हुए कहा और वहाँ से जाने लगा। क्या यह सब सच में हुआ क्या? किंजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। करण रुको, किंजल को कुछ याद आया और वो भी करण के पीछे जाने लगी। करण, किंजल, जोर से चिल्लाई तो करण रुक गया। किंजल भागते हुए उसके पास आई। अब क्या है? करण बिना पीछे मुड़े ही बोला। तुम यहाँ कैसे? यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? करण ने किंजल की ओर मुड़कर कहा। पहले मैंने पूछा तो पहले तुम बताओ। क्यों, तुम क्या कोई राजकुमारी हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? करण अकड़ कर बोला। यार प्लीज़, किंजल चिढ़ गई। वाट यार, कुछ नहीं। अच्छा मैं ही पहले करती हूँ तो पहले ही बोल देती ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? हे भगवान, सॉरी, मेरी गलती थी। ठीक है मिस्टर करण, किंजल हाथ जोड़ती हुई बोली। ठीक है, अब नाटक बंद करो, मत करो। करण ने किंजल के बिगड़े हुए चेहरे को देखकर कहा। हाँ, वो मैं यही इसी मोहल्ले में रहती हूँ। किंजल, यहाँ होली खेल रही हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? वो मैं भी यहाँ रहता हूँ, सामने उस घर में। करण ने अपना घर दिखाते हुए कहा। क्या तुम यहाँ रहते हो? ये तो मुझे पता ही नहीं था। किंजल खुश होते हुए बोली। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था। करण के या कहने से किंजल का मुंह फिर से उतर गया। अब कुछ पूछना है कि मैं जाऊँ? हाँ मतलब नहीं, किंजल की या हाँ ना सुनकर करण मुंह फेर कर जाने लगा। सुनो, किंजल ने फिर से करण को रोकते हुए कहा। करण रुका और उसकी तरफ मुड़ा। किंजल ने अपने हाथों में लगा नीला रंग करण के गालों पर लगा दिया और बुरा ना मानो होली है कहकर भाग गई। ये लड़की भी ना पूरी पागल है, करण ने अपने गाल को छूते हुए कहा और फिर हमेशा की तरह मुंह चढ़ाए हुए वहाँ से चला गया। अरे सौरभ, तुमने मीरा को रंग लगाया नहीं? संजना ने सौरभ को चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर जाओ ना, होली खत्म होने के बाद लगाओगे क्या? संजना हंसते हुए बोली। पर कैसे? सौरभ कंफ्यूज था। ऐसे बोलकर संजना ने मीरा जिस तरफ खड़ी थी उस और सौरभ को धक्का दिया। अरे धक्का क्यों दे रही हो? सौरभ ने इतना बोलते ही जैसे देखा कि वो मीरा के बहुत ही पास खड़ा था। जाओ, संजना ने इशारा किया। सौरभ हिम्मत करके मीरा के सामने गया
सौरभ को सामने देखकर मीरा मुस्कुराया। उसने सौरभ को अपने हाथों से रंग लगाया। हैप्पी होली, वो मुस्कुराती हुई बोली। सौरभ को तो जैसे ये कोई सपना ही लगा। वो बस उसी पल में खोया गया। सौरभ सौरभ मीरा ने 2 बार कहा पर सौरभ ने कुछ सुना ही नहीं। मीरा ने फिर चुटकी बजाई तो सौरभ एक झटके में होश में आया। तुम रंग नहीं लगाओगे क्या? मीरा ने सौरभ के ऐसे खड़े हुए देखकर कहा। हाँ हाँ, सौरभ हड़बड़ी में बोला और उसने रंग लिया और मीरा को लगा। हैप्पी होली मीरा। फिर मीरा वहाँ से चले गए। उसके जाते ही सौरभ खुशी के मारे नाचने लगा। संजना भी यह देखकर हंसने लगी, पर इस तरफ मोहित शांत सा कोने में बैठा था। बस थोड़ा सा ही रंग उसके चेहरे पर लगा था और यह खंबे के पीछे कोई खड़ा देख रहा था। तभी वहाँ संजना आई। क्या भाई, आप ऐसे बैठे हैं, चलिए ना हमारे साथ। नहीं संजू, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे, चलिए, मैंने कहा ना। संजना खींच के मोहित को सबके बीच लेकर आई। मोहित भी सब का मन रखने के लिए वहाँ उनके साथ नाचने लगा। तभी एक लड़की माथे पर चुनरी ओढ़े मोहित के पास आई और उसके गाल पर रंग लगाकर जाने लगी। मोहित ने तुरंत उसकी तरफ देखा, पर वहाँ इतने ज़्यादा लोगों की वजह से और सबके चेहरे पर रंग लगे होने की वजह से मोहित उसे ठीक से देख नहीं पाया। पर फिर भी वो वहाँ भीड़ में से बाहर निकलकर वहाँ उस लड़की को इधर उधर ढूंढने लगा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। मोहित अपने गाल को छूते हुए बोला। आई एम सॉरी मोहित, पर मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी होली ख़राब नहीं करना चाहती। अंजलि एक कोने में छुपकर मोहित को देखती हुई बोली। शायद ये मेरा भ्रम ही था। वो यहाँ क्यों आएगी? मोहित निराश होता हुआ बोला, फिर वहाँ से चला गया। मोहित के जाते अंजलि ने चैन की सांस ली। अब सब होली खेल कर बहुत ही थक गए थे, इसलिए रात को सब जल्दी सो गए। अगली सुबह संजना फ्रेश होकर नीचे आई। वो बहरानी उठ गई। देखो तो सूरज सिर पर चढ़ आया और ये है कि अभी नीचे आ रही है। वैशाली चाची मुँह बिगाड़ती हुई बोली। संजना को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो उनके सामने कुछ बोली नहीं। क्या कह रही हो वैशाली? बच्ची है, कल की थकान की वजह से देर हो गई होगी, उसमें क्या। और इतनी भी देर नहीं हुई है, 10:30 ही बजे हैं। आओ बेटा नाश्ता कर लो, अनुराधा जी ने वहाँ आते हुए कहा। यह सुनकर संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वैशाली मुँह फेर कर नाश्ता करने लगी। संजना सबके साथ नाश्ता करने बैठ गई। अनिरुद्ध क्यों नहीं आया नाश्ता करने? अखिल जी ने संजना से पूछा। वो तो अभी तक सो रहा है। संजना थोड़ी झिझक के साथ बोली। क्या वो नालायक अभी तक सो रहा है और ताने सिर्फ मेरी गुड़िया को दिए जा रहे हैं? दादी ने वैशाली की ओर देखते हुए कहा। कौन सो रहा है अब तक दादी? अनिरुद्ध नीचे आता हुआ बोला। सबने अनिरुद्ध की तरफ देखा तो वो तैयार होकर वहाँ खड़ा था। अरे ये कैसा हुआ? मैं जब आई तब ये सो रहा था, संजना सोचते हुए मन में बोली। तभी अनिरुद्ध ने संजना की तरफ देखा। ज़्यादा सोचो मत संजू, तुम्हारा अनिरुद्ध क्या क्या कर सकता है उसका अब तक तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं। अनिरुद्ध स्माइल करता हुआ मन में बोला। तुम दोनों को क्या पूरी रात नहीं मिलती है कि तुम दोनों यहाँ भी ऐसे आंखों से बातें करते हो? सौरभ ने अपना खंबा अनिरुद्ध को मारते हुए कहा। तब अनिरुद्ध का ध्यान संजना से हटा। अनिरुद्ध यह सुनकर हड़बड़ा गया और जल्दी से जाकर कुर्सी पर बैठ गया। सौरभ भी पीछे पीछे नाश्ता करने बैठ गया। वैशाली चाची, आपका फैशन डिज़ाइनर का काम कैसे चल रहा है? सौरभ ने ऐसे ही खाना खाते हुए ही पूछ लिया। पर यह सुनते अचानक वैशाली का निवाला अपने गले में ही अटक गया और वो खांसने लगी। मनीष अंकल ने तुरंत ही वैशाली को पानी दिया। क्या हुआ चाची? कुछ नहीं बेटा, बस वो गले में कुछ अटक गया था। वैशाली ने हंसते हुए सौरभ से कहा। आपने बताया नहीं आपका काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, वैशाली ने सिर्फ छोटा सा जवाब दे दिया। तो तुम दोनों लंदन वापस कब जाने वाले हो? दादी ने इस बार मनीष और वैशाली दोनों से पूछा। यह सुनते दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो दादी, हमने सोचा है कि हम कुछ वक्त यहाँ अपने परिवार के साथ बिताएं, इसलिए कुछ महीने हम यहीं आपके साथ। मनीष थोड़ा झिझकता हुआ बोला। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने हम सब साथ में एंजॉय कर सकेंगे, अनुराधा जी मुस्कुराती हुई बोली। पर अनिरुद्ध का ध्यान मनीष और वैशाली पर था। दोनों कुछ परेशान से लग रहे थे। चाचा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात तो है जो उनको परेशान कर रही है? डायरेक्ट पूछ क्या उनसे? नहीं चाचू, ऐसे तो बताएंगे नहीं, और चाची से तो बात करना ही बेकार है। अनिरुद्ध इसी सोच में डूब गया था। अनिरुद्ध, संजना ने 2 बार उसे बुलाया पर
अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध तीसरी बार संजना ने अनिरुद्ध को हिलाते हुए कहा। हाँ, उसने तुरंत कहा। कहाँ खोए हुए हो? तुम्हारी प्लेट खाली हो चुकी है, कब से पूछ रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मेरा हो गया। अनिरुद्ध ने इतना कहा और खड़ा होकर वहाँ से चला गया। हेलो शर्मा जी, अनिरुद्ध बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अनिरुद्ध ने शर्मा जी को फ़ोन लगाकर उनको सब बात बताई। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। शर्मा जी के इतना कहने पर अनिरुद्ध ने फ़ोन काट दिया। इस तरफ मोहित कुछ काम से ओबराय कंपनी में जा रहा था। कंपनी के बाहर उसने गाड़ी रोकी और वो अंदर की ओर जाने लगा। तभी अंजलि अपने पापा को छोड़ने के लिए वहाँ आई। अंजलि ने मोहित को जाते देख लिया तो वो तुरंत छिप गई। मोहित अंदर की ओर चला गया। अंजलि के पापा के जाने के बाद अंजलि थोड़ी देर के लिए वहीं कार में बैठकर अंदर की तरफ देख रही थी। वो कुछ अपने ख्यालों में खोई सी गई। अरे, मेरी फाइल शायद गाड़ी में ही रह गई है। मोहित को अचानक से याद आया। वो तुरंत बाहर फाइल लेने लगा। अंजलि का ध्यान अभी भी वहाँ नहीं था। मोहित उसकी गाड़ी के पास से निकल गया। तभी अंजलि का ध्यान अचानक से मोहित पर गया। उसने तुरंत गाड़ी शुरू की और तेज़ी से घुमाई। मोहित फाइल लेकर मुड़ा तो तेज़ी से गाड़ी उसके पास से निकल गई। मोहित एकदम से पीछे हो गया। दिखाई देता नहीं क्या? मोहित गुस्से में ज़ोर से चिल्लाया। तभी उसे गाड़ी के मिरर में अंजलि का चेहरा दिखाई दिया। अंजलि जल्दी से अपना चेहरा ढकना ही भूल गई थी। मोहित ने अपनी आंखें बंद कर दिया। फिर से देखा, तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। ये मुझे क्या हो गया? हर जगह अंजलि क्यों दिखाई दे रही? मोहित थोड़ा सा परेशान हो गया। पर 2 बार मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने देखा वो अंजलि ही थी, पर वो यहाँ कैसे हो सकती है? मोहित को कन्फ्यूजन में कुछ समझ नहीं आ रहा था और अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था। अब मुझे पता लगाना होगा कि अंजलि इस वक्त इस शहर में है या नहीं। मोहित ने डिसाइड किया और फिर अपने काम के लिए अंदर चला गया। तभी मोहित की नज़र अंजलि के पिता जतिन खन्ना पर गई। इनको मैंने पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ? मोहित ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, पर उसे कुछ याद नहीं आया। एक काम करता हूँ, उनको जाकर ही पूछ लेता हूँ। मोहित जतिन खन्ना के पास गया। गुड मॉर्निंग अंकल, मोहित ने उनके पास जाते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बेटा। जतिन खन्ना ने भी अच्छे से मोहित को विश किया। अंकल, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो हम कहीं पहले मिले हैं क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम कहाँ मिले थे। जतिन खन्ना याद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, याद आया, मैंने तुम्हें अनिरुद्ध के रिसेप्शन पार्टी में देखा था। वो हंसते हुए बोले। ओह हाँ। मोहित अभी भी श्योर नहीं लग रहा था। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला गया। मुझे तो याद नहीं कि मैंने इन्हें पार्टी में देखा या नहीं। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या, बोलकर मोहित अपने काम में लग गया। इस तरफ अंजलि अपने एक बालकनी में खड़ी होकर करण के घर की तरफ देख रही थी। अभी तक गया क्यों नहीं है? अंजलि लंबी होकर करण के घर में देखने की कोशिश कर रही थी। तभी करण घर से बाहर आया। ब्लैक शर्ट, जीन्स और गॉगल्स लगाए हुए बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। हाय, ये कितना हॉट लग रहा है। किंजल उसे देखकर बोली। यहाँ कोई ऐसे लगा दो, बहुत गर्मी बढ़ गई है। किंजल ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा और करण को जाते हुए देखने लगी। तभी करण की नज़र ऊपर खड़ी किंजल पर पड़ी। उसने मुड़कर किंजल की तरफ देखा तो किंजल स्माइल करती हुई उसे ही देख रही थी। करण ने एक बार पीछे देखा, पर वहाँ तो उसके अलावा कोई नहीं था। फिर करण वहाँ से थोड़ा दूर खड़ा होकर गया और पर किंजल अभी भी मुस्कुराती हुई ऐसे ही खड़ी थी जैसे वो कहीं ख्यालों में खो गई हो। ओह हेलो, करण जोर से बोला, पर किंजल ने मानो कुछ सुना ही नहीं। करण जोर से चिल्लाया। हाँ, कौन है? किंजल घबराहट में इधर उधर देखती हुई बोली। इधर उधर, यहाँ सामने, करण ने चुटकी बजाते हुए कहा। किंजल ने करण को देखा तो वो शॉक हो गई। तुम यहाँ, मतलब कैसे? मैंने कहा तो था मैं यहीं रहता हूँ। हाँ, पर तुम तो चले गए थे ना। यह सुनते ही करण उसे घूरते हुए देखने लगा। हाँ, जा तो रहा था, पर तभी मैंने किसी पागल को अकेले मुस्कुराते हुए तो मैंने सोचा इसे देखकर थोड़ा मजा ही ले लेता हूँ। करण ने स्माइल करते हुए कहा और फिर से सीरियस हो गया। किंजल समझ गई कि करण उसे सुना रहा था तो वो चुप हो गई और फिर उदास होकर अंदर चली गई। अरे, आज ये सूरज कहाँ से उग गया है? करण ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला। सूरज तो अपनी जगह पर ही है,
तो फिर ये बिना जवाब दिए ऐसे क्यों चली गई? अजीब लड़की है, ना ही कभी समझ आई और ना ही कभी आएगी। इतना बोलकर करण भी वहाँ से चला गया। कितने अच्छे मूड का भाजी पाव करके चला गया। खड़ूस कहीं का, मुझे पागल कहता है। अगर मेरा बस चलता ना तो उसके सारे दांत तोड़ देती, फिर भले ही घूमता बिना दांतों का हीरो बनकर। किंजल गुस्से में दांत भींचते हुए बोले जा रही थी। तभी संजना का फ़ोन आया। हाँ बोल, किंजल ने फ़ोन उठाते हुए कहा। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? अब मैंने क्या किया? संजना किंजल की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर बोली। नहीं यार, तुमने कुछ नहीं किया। वो करण। किंजल इतना बोलते ही अटक गई। क्या तुमने अभी भी करण कहा? हाँ वो यार इस मोहल्ले में ही रहता है, हमारे घर के सामने। क्या बोल रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मुझे रोज़ रोज़ सब कुछ अब कुछ सुनाएगा। अभी अभी मुझे पागल बोल कर गया है, अब ना जाने क्या क्या कहेगा। पर तुमने ऐसा क्या किया? उसने तुम्हें पागल कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो बस उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। यह सुनकर संजना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं इतने गुस्से में और तुम हो कि हंस रही हो? किंजल चिढ़ती हुई बोली। ओके सॉरी बाबा, पर तू ऐसे अकेली अकेली मुस्कुराएगी तो तुम्हें तो वो पागल ही कहेगा ना। तुम वो बात छोड़ो ना संजू, ये बात के फ़ोन क्यों किया? तुम्हें कुछ बताना था इसलिए। क्या बताना था? ऐसे नहीं, मिल के बताती हूँ। तुम यहाँ आ सकती हो? हाँ आती हूँ भी। तो फिर मिलते हैं, बाय, जल्दी आना। संजना अपने कमरे में किंजल का इंतजार कर रही थी। तभी किंजल वहाँ आई। कैसी है संजू? किंजल ने उसे गले लगाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, तू बता। मेरा तो तू जानती ही है, अभी तो बताया तुझे फ़ोन पर। हाँ राइट, पर तू ये बता कि होली पर यहाँ क्यों नहीं आई? वो मैं आना तो चाहती थी, पर सभी मोहल्ले वालों ने बहुत कहा कि हम उनके साथ होली मनाएं, तो फिर वहीं रुक गई। ओह, तो फिर ठीक है। तो ये बता कि कैसा रहा तेरा हनीमून? हाँ, किंजल ने संजना को कंधा मारते हुए शरारत से कहा। तू भी ना, वो मैं क्यों बताऊं? जब तेरा हनीमून होगा तब तुझे पता आएगा चलेगा। यार ऐसा मत कर, तुझे तो पता है मेरा हनीमून ही नहीं होने वाला। क्यों? तेरा हनीमून क्यों नहीं होगा? तुझे तो पता है ना, करण के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तो वो, अरे मेरी भोली किंचू, तेरी शादी भी होगी और हनीमून भी, वो भी तू जिसे पसंद करती उसके साथ। मुझे पूरा भरोसा है अपने भगवान पर। पर कैसे संजू? वो ऐसे कि करण की शादी नहीं हुई और ना ही अब मोनाली उसकी लाइफ में है। किंजल को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या क्या मैंने सही सुना या फिर मेरे कान बज रहे हैं? किंजल कान में अपनी उंगली डालकर उसे ठीक करती हुई बोली। तुमने बिल्कुल सही सुना किंजू, पर यह कैसे हो सकता है? किंजल का सवाल सुनकर संजना ने पूरी बात उसे बताई। टोरंटो में जो भी हुआ था वो सब उसे बताया। मैं पहले से ही जानती थी कि यह मोनाली बहुत ही गिरी हुई है, पर ये इस हद तक भी जा सकती है ये मुझे नहीं पता था। करण पर क्या गुजरी होगी जब उसने उसे छोड़ने की बात कही होगी। किंजल ने आंखें की नम हो गई। हाँ, किंजल और करण इसी बात का बदला अनुरुद्ध से ले रहा है। वो अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं आ पाया है और उसे सिर्फ एक ही चीज़ इससे बाहर ला सकती है। और वो चीज़ क्या है? प्यार। करण की ज़िंदगी में सिर्फ प्यार की कमी है। वो हर बार प्यार के लिए तरसा है, पहले अपने माता पिता के प्यार के लिए और फिर मोनाली के प्यार के लिए, और इसी वजह से उसने अपने आप को कहीं कैद कर रखा है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती नहीं किंजू, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम्हारा प्यार सच्चा है, और अगर प्यार सच्चा हो तो उसके सामने किसी को भी झुकना पड़ता है। और इस बार किस्मत भी तुम्हारे साथ है। कैसे तुम दोनों को एक ही मोहल्ले में लाकर खड़ा कर दिया है। अब आगे सब तुम्हारे हाथ में। किंजल, तुम्हें उसे अपने प्यार पर यकीन दिलाना होगा, पर वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता। तुम कोशिश तो कर सकती हो ना? क्यों ना तुम पहले दोस्ती से शुरुआत करो। दोस्ती? मुझे तो नहीं लगता कि वो मुझसे दोस्ती भी करना चाहेगा। किंजल उदास होते हुए बोली। यार ट्राई तो करो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी बहना नहीं कर सकती? हाँ बताओ। संजना की बात सुनकर किंजल के चेहरे पर स्माइल आ गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। फिर दोनों ही अपनी इस बात पर हंसने लगे। और ब्राय मैंसन में वैशाली और मैनीश अपने कमरे में परेशान इधर उधर घूम रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वैशाली। अब हम तो कहीं के नहीं रहे। जब एक महीना ख़त्म होगा तब हम घर वालों से क्या कहेंगे?
मनीष ने गुस्सा करते हुए वैशाली से कहा, वही जो तुम्हें पहले कर देना चाहिए था। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारे भाई और इस अनिरुद्ध से पैसा मांग लो, पर तुमने मना कर दिया। तब पैसे मांगे होते तो ये नौबत नहीं आती संजय। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मैं भाई साहब और अनिरुद्ध से पैसे नहीं मांगूंगा। मेरे भी कुछ वसूल है समझिए, और वैसे भी जो करे वो भुगते, वो नहीं आए थे तुम्हें सलाह देने की। तुम उस कंपनी में फैशन डिज़ाइनर के लिए जाओ, तुम खुद गई थी। हाँ तो जाऊंगी ही ना, तुम्हारी तरह बैठी तो नहीं रह सकती ना। ये इतना बड़ा इब्रा मेंशन खोला उस अनिरुद्ध के बाप ने, उसके जाने के बाद चलाया तुम्हारे भाई साहब ने, पर तुमने उनके इशारे पर नाचने के अलावा और कुछ किया है क्या? डोंट यू डेयर वैशाली, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? इस कंपनी को आगे लाने में हम सब ने मेहनत की है। ओ तो बताओ, कंपनी के कितने शेयर्स तुम्हारे पास है? यह सुनते मनीष एकदम चुप रहा। एक भी नहीं। तुम्हारी मेहनत के बदले उन्होंने तुम्हें क्या दिया बताओ? वैशाली की बात सुनकर मनीष के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वैशाली मुंह बिगाड़ कर वहाँ से चली गई और मनीष खामोश सा बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मनीष को नहीं पता था कि उसकी बात उसके अलावा और भी कोई सुन रहा था। वैशाली के जाते अनिरुद्ध जो खिड़की के पास खड़ा था यह सब सुन रहा था, वो कमरे के अंदर आया। मनीष चाचू, अनिरुद्ध ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या हुआ चाचू, कोई टेंशन है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम यहाँ कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही आपसे मिलने आ गया। अच्छा किया। तो ये बताओ, मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? अच्छी रही, और यह सब आपकी वजह से। आपने ही इस प्रोजेक्ट पर मेजर वर्क किया था और आपकी ही मेहनत से यह प्रोजेक्ट हमें मिला है। अनिरुद्ध ने स्माइल करते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अनिरुद्ध, ये तो सबकी मेहनत है। आप कितने अच्छे हो चाचू, इतना सब होने के बाद भी आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो। हमेशा आप दूसरों को अपनी मेहनत का क्रेडिट देते हो, पर इस बार नहीं। अनिरुद्ध मन में सोचते हुए बोला। क्या सोच रहे हो अनिरुद्ध? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं आपको ऑफिस में मिलता हूँ, अभी कुछ काम है। हाँ जाओ बेटा। अनिरुद्ध के जाते ही मनीष फिर से उदास होकर बैठ गया। अनिरुद्ध खिड़की से उन्हें देख रहा था। आपकी बात सुनकर मैं थोड़ा तो समझ ही गया हूँ कि आपको कौन सी परेशान कर रही है। अब बस मुझे पूरी बात पता चल जाए, फिर मैं आपको ऐसे सरप्राइज़ देने वाला हूँ कि आपकी बची हुई परेशानी भी गायब हो जाएगी। इतना बोलकर अनिरुद्ध वहाँ से जाने लगा। संजना इसी वक्त उस तरफ आ रही थी। संजना जल्दबाजी में अनिरुद्ध को देख नहीं पाई और उसके साथ टकरा गई। दोनों के सिर टकरा गए। आओ, क्या कर रही हो संजू? अनिरुद्ध ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। आई एम सॉरी अनिरुद्ध, वो मैं जल्दी में थी इसलिए। कोई बात नहीं। तुम्हें लगा तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ, बस जा ही रहा था। वो तुम्हारी मीटिंग थी ना सुबह? हाँ, वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है और यही बताने में चाचू के पास आया था। ओह कॉन्ग्रेट्स मिस्टर ओब्राय। थैंक यू, पर ये बहुत ही लो एनर्जी वाला नहीं था। क्या? मेरा मतलब कि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ के लिए सिर्फ कॉन्ग्रेट्स और कुछ नहीं करोगी क्या? अनिरुद्ध ने शरारत के साथ कहा। संजना के गाल शर्म से लाल हुए। चलो मेरे साथ। अनिरुद्ध संजना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अनिरुद्ध संजना को लेकर अपने कमरे में आया और फिर कमरा बंद कर दिया। चलो अब यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। अनिरुद्ध, ये कोई टाइम है रोमांस करने का? मुझे दादी बुला रही है, मुझे जाना है। संजना जाए उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उसे अपने करीब खींच लिया। इस वक्त मैं किसी को भी अपने बीच नहीं आने दूंगा। दादी वेट कर लेंगे। तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो। आज बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो। आज नहीं, मैं रोज़ इसी मूड में होता हूँ। तुम ज़्यादा वक्त मत बर्बाद करो। मुझे मेरा स्पेशल गिफ्ट दो। स्पेशल गिफ्ट? कौन सा? संजना ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। छोड़ो, जाने दो। तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। अनिरुद्ध नाराज होकर संजना का हाथ छोड़कर जाने लगा। रुको रुको, प्लीज़ मत जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी। संजना ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, पर अनिरुद्ध अब भी नाराज था। सॉरी बेबी प्लीज़, संजना ने मासूम फेस बनाकर कान पकड़ते हुए कहा। संजना का क्यूट फेस देखकर अनिरुद्ध स्माइल किए बिना नहीं रह सका। बस इतना भी क्यूट बनने की जरूरत नहीं है, अनिरुद्ध ने थोड़ा सीरियस होते हुए बोला और फिर संजना की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। जो बोला है वो करो, नहीं तो पूरा दिन ऐसे तुम्हें पकड़कर खड़ा रखूँगा।
अनिरुद्ध की बात सुनकर संजना ने शर्म से नजरें झुका ली। फिर संजना धीरे धीरे अनिरुद्ध के करीब आई और उसके होठों को छू लिया और फिर वहाँ से भागती हुई चली गई। उसे जाता देखकर अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। तभी अनिरुद्ध के फ़ोन पर शर्मा जी का कॉल आया। हाँ शर्मा जी, कुछ पता चला? वाट, मैं अभी ऑफिस आता हूँ। अनिरुद्ध यह सुनकर टेंशन में आ गया। वो भागता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुँचते वो तुरंत शर्मा जी के पास गया। अब जल्दी बताइए शर्मा जी, क्या हुआ है? वो सर, वैशाली जी जिस कंपनी में फैशन डिज़ाइनर थी, उसमें से उनको निकाल दिया और कंपनी ने उनको 100 करोड़ देने के लिए कहा है और इसी वजह से उन्होंने अपना लंदन वाला बंगलो भी बेच दिया है। वाट, इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने हमें कुछ बताना भी नहीं। पर उन्हें कंपनी से निकाला क्यों? किसको कंपनी से निकाल दिया? पीछे खड़े सौरभ वहाँ आते हुए पूछा। उसने देखा कि अनिरुद्ध परेशान सा खड़ा है। क्या हुआ अनिरुद्ध, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो वैशाली चाची। अनिरुद्ध ने सब बात सौरभ को बताई। पर शर्मा जी, उन्होंने वैशाली चाची को निकाला क्यों? वो वैशाली जिस कंपनी में फैशन डिज़ाइनर थी, वो कंपनी कुछ वक्त पहले कनाडा के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने खरीद ली थी। कनाडा के बिजनेसमैन? पर कौन? केविन मैथ्यूज। यह नाम सुनते सौरभ और अनिरुद्ध एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये तो सौरभ बोलते बोलते रुक गया। मोनाली के डैड हैं केविन मैथ्यूज। अनिरुद्ध भी बोला, जी सर, और कंपनी के सीईओ मोनाली मैथ्यूज हैं और उन्होंने वैशाली जी पर फ्रॉड का आरोप लगाया और पैसे ना देने पर पुलिस की धमकी भी दी है। अनिरुद्ध ने यह सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। इस मोनाली ने जानबूझकर चाची को फंसाया और वो भी मेरी वजह से। इसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा मोनाली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिरुद्ध ने जोर से दीवार पर मुक्का मारा और गुस्से में चला गया। सौरभ भी अनिरुद्ध के पीछे गया। रुको अनिरुद्ध, कहाँ जा रहे हो? उस मोनाली को सबक सिखाने। अनिरुद्ध अब भी रुक नहीं रहा था। स्टॉप अनिरुद्ध, गुस्से में ऐसा कुछ मत करो कि फिर बाद में उसका रिग्रेट करना पड़े। और तुम जाओगे कहाँ? क्या तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है? सौरभ की बात सुनकर अनिरुद्ध रुक गया। हमें पहले पता लगाना होगा कि वो अभी दिल्ली में कहाँ है और यहाँ पर क्यों आई है। तुम ठीक कह रहे हो सौरभ, मैं ही गुस्से में भूल गया। पर एक बात समझ नहीं आई, वो इतने वक्त बाद वापस क्यों आई? अनिरुद्ध अब सोच में पड़ गया था। ये कौन सा खेल खेल रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे धीरे धीरे सब समझ आने लगा है कि वो दिल्ली क्यों और किसके लिए आई है। इतना बोलकर अनिरुद्ध वहाँ से गाड़ी में बैठकर चला गया। सौरभ भी अपने कमरे में काम में लग गया। रात हो चुकी थी। किंजल कब से करण के आने का वेट कर रही थी। करण जैसे उसे आता दिखाई दिया, किंजल भागती हुई नीचे जाने लगी। करण तेज कदमों से घर के अंदर जाने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। इसे क्या हुआ? ये इतने गुस्से में क्यों है? क्या मेरा वहाँ जाना ठीक रहेगा? किंजल सोच में पड़ गई। जो होगा देखा जाएगा। चल किंजल, मौत के कुएं में जाने के लिए तैयार हो जा, किंजल बोली और करण के घर की तरफ जाने लगी। करण ने गुस्से से डोर खोला और अपना कोट उतार कर गुस्से से फ्रेश होकर फर्श पर फेंक दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस आई हो? क्यों? करण जोर से चिल्लाया। इतने वक्त में ना कॉल ना मैसेज, क्या इतने वक्त में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? फिर इतने वक्त बाद क्यों? करण ने शराब की बोतल निकाली और एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी। तभी किंजल वहाँ आ गई। उसने करण का ऐसा हाल देखा तो वो घबरा गई। उसने डरते हुए करण के कंधे पर हाथ रखा। करण तुरंत मुड़ा। उसकी आंखें लाल देखकर किंजल और डर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? करण गुस्से में बोला। मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। करण बोलते बोलते नशे में नीचे गिरने लगा। किंजल ने उसे पकड़ लिया। संभालो खुद को करण। किंजल ने करण को बेड पर बिठाया। किंजल ने उसके हाथ में शराब की बोतल ले ली और उसे दूर रख दी। वो मुझे चाहिए, मुझे मेरी बोतल वापस दो, नहीं चुपचाप यहाँ बैठो। एकदम चुप, किंजल ने जोर से करण को डांटते हुए कहा। करण यह सुनकर मुंह पर उंगली करके बैठ गया। अब बताओ क्या हुआ, ऐसा हाल क्यों बनाया है? यह सुनकर करण की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। सी इस बैग, इतने वक्त बाद वो फिर से वापस आई है। करण की बात सुनकर किंजल शॉक रह गई। कौन वापस आई है? मोनाली, वो यहीं दिल्ली में है, मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है, तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? तुम ही बताओ किंजल, मेरी क्या गलती थी? किंजल की आंखों से भी आंसू बहने लगे।
उसे अब भी उसकी उम्मीद भी टूटती हुई नज़र आने लगी थी। तो फिर तुमने क्या कहा करण? मैंने कुछ नहीं कहा। ये दिल अब टूट गया है, अब इसमें किसी के लिए जगह नहीं बची है। उसने कहा वो सिर्फ मेरे लिए वापस आई है, पर मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या करना है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, किंजल ने करण के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। करण ने किंजल की ओर देखा। दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर में करण की आंखें बंद होने लगी। किंजल ने करण को बिस्तर पर लिटाया और कंबल उठाकर वहां से अपने घर गई। पूरी रात मुन्नाली के आने के ख्याल से उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने संजना और अनुज को फ़ोन करके सारी बात बताई। तो मेरा शक सही था, वो करण को वापस पाने के लिए ही दिल्ली आई है, अनिरुद्ध ने कुछ सोचते हुए कहा। पर अब उसे करण से क्या चाहिए? संजू, तुम्हें नहीं पता कि इस साल के टॉप बिजनेसमैन में करण का नाम भी शामिल था। हाँ, पर संजना कहते कहते अटक गई। करण को अपने साथ जोड़कर अब वो ओबराय इंडस्ट्री को गिराना चाहती है, इसलिए उसने पहला वार वैशाली चाची को उस कंपनी से हटा कर किया। वो हमारे एक मेंबर को कमज़ोर बनाना चाहती है। उसे लगा कि वो यह सब करके मनीष चाचू को कमज़ोर बना देगी, तो वो गलत है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अनिरुद्ध ने भी अब कुछ बड़ा अपने दिमाग में सोच लिया था। पर तुम क्या करोगे अनिरुद्ध? अब मनीष चाचू को इस कंपनी में उनका हिस्सा देने का वक्त आ गया है। जिस बात पर मैंने इतने साल में ध्यान नहीं दिया, उसे करने में मैं अब और वक्त नहीं लगाऊंगा। संजना का चेहरा भी यह सुनकर खिल उठा। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।